नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें शेरशाह सूरी के युद्धों के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ प्रशासनिक विभागों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लगान वगैरह के बारे में बात करेंगे जो आर्थिक रूप से उस समय पर इम्पोर्टेंट रही होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम विभाग की जो बात कर रहे हैं वो है दीवान ए रसालत। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो विदेश विभाग होता है वो था, और इसमें रसालत जो व्यक्ति था वो प्रमुख अधिकारी माना जाता है। फिर हम बात करते हैं अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार की देखरेख इसी विभाग के द्वारा की जाती थी। साथ ही राज्य की तरफ से दिए जाने वाले दान को भी इसी में लेखा जोखा करके रखा जाता था। ठीक है, फिर दूसरा जो इसमें है दीवान ए इंशा, सरकारी आदेशों को अन्य राज्यों अथवा अपने क्षेत्र में भिजवाना इस विभाग का काम होता था। मतलब किसी भी शासक द्वारा कोई भी सरकारी आदेश है वो लिखवा कर भिजवाना अपने क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में किस विभाग का काम है, वो है दीवान ए इंशा का। ठीक है, सुल्तान के आदेशों को लिखवाना मतलब प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में दिए जाते थे। राज्य के सभी क्षेत्रों में भिजवाना लिखित आदेशों को राज्य के हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में भी लिखवा कर भिजवाया जाता था। किसके द्वारा? दीवान ए इंशा के द्वारा। दीवान ए कज़ा यह न्याय विभाग होता था। इसमें कह सकते हैं कि जो मुख्य व्यक्ति होता था, प्रमुख आदमी था, वो काजी हुआ करता था और ये न्याय करने का काम किया करता था। फिर हम बात करते हैं प्रमुख जो है दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद जो विभाग है वो गुप्तचरों का विभाग है। इसमें हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी देखी जाती थी अपने राज्य की। जो शासक होता था वो गुप्तचरों का एक विभाग तैयार करके रखता था जिसमें गुप्तचर हुआ करते थे, और जो प्रमुख अधिकारी होता था वो बरीद ए मुमालिक हुआ करता था। ये जो विभाग है डाक व्यवस्था की देखरेख भी किया करता था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि प्रांत के जो प्रशासन है वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में बटा हुआ था। मतलब 47 जिलों में टोटल बांटा गया था। सरकार और जिला इसमें एक ही इकाई बताए गए हैं उस समय पर। सूबा या इक्ता जो शेरशाह के काल में जागीरों को कहा जाता था। सूबा कहते थे या फिर इक्ता कहते थे शेरशाह के काल में। किसको? ये बताया गया है जागीरों को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नियुक्त अधिकारी को सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वो गवर्नर या फिर सूबेदार होता था वहां का। शेरशाह ने बंगाल को अलग से 19 सूबों में विभाजित किया था या सरकारों में विभाजित किया था बंगाल को। रीजन क्या था उसके पीछे? रीजन ये था कि वो क्षेत्र काफी बड़ा था। ठीक है, उसको छोटे भागों में अगर वो करता तो कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां पर विद्रोह होने की ज्यादा समस्या देखने को मिलती। इसमें फिर क्या किया इसने? 19 सूबों में विभाजित किया, प्रत्येक पर एक शिकदार यूनिट नियुक्त किया। ठीक है, सरकार को देखने वाला क्या है? शिकदार है। और विद्रोह की आशंका खत्म करने के लिए असैनिक अधिकारी भी नियुक्त किया जिसको क्या नाम दिया गया? अमीन। ठीक है, ये अमीन व्यक्ति क्या करता था? इन शिकदारों पर नजर रखता था और सीधा रिपोर्ट किसको करता था? शासक को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कानूनों के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। बंगाल इसने क्यों आदर्श बताया है? इसके पीछे यही कारण है कि भाई जो बंगाल है वो काफी बड़ा क्षेत्र था और उसको संभालने के लिए उसने 19 टुकड़ों में उसको विभाजित किया। वहां पर शिकदारों को नियुक्त किया और वो शिकदार क्या करते थे? वहां पर एक प्रकार से व्यवस्था बना के रखते थे और उन्हीं शिकदारों की ये कह सकते हैं कि उन पर थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कि भाई ये कहीं विद्रोह तो नहीं कर दें किसी प्रकार का, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसको अमीन नाम दिया गया या फिर ये पद नियुक्त किया जिसको अमीन कहा गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सरकार या जिला प्रशासन। सूबा या इक्ता सरकारों में विभक्त था। ठीक है, सूबा या इक्ता। इक्ता क्या है? यहाँ पर पहले ही बताया है, जागीर इक्ता है, जमीन इक्ता है। ठीक है, उसको क्या किया था? सरकारों में विभाजित किया था, जिलों में विभाजित किया था। प्रमुख 2 अधिकारी हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? पहला शिकदार ए शिकदारान,
ये क्या करता था, ये एक सम्मानित पद था, ठीक है, सैनिक पद था। फिर कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका देखने को हमें मिलता है, ठीक है। शिकदार क्या करता था, या फिर कह सकते हैं कि शिकदारान ये एक सैनिक पद था और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किया करता था। मुंसिफान ये दूसरा पद बताया गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो दो प्रमुख अधिकारी थे उनमें मुंसिफान ये दूसरा है। ये न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, न्याय करने का काम किया करता था। दीवानी मुकदमों की देखभाल करना था इसका काम। अधीनस्थ मुंसिफों की देखरेख करना इसका अन्य काम था, ठीक है। जो अन्य न्यायिक अधिकारी है उनकी भी देखरेख कौन करता था, मुंसिफान ये हायर अथॉरिटी था, ठीक है। फिर बात करते हैं शिकदारान की दोबारा से। इसमें कुछ एक पॉइंट यहाँ पर रह गए थे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था। परगनों का शासन संभालना इसका काम हुआ करता था। सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। परगनों में जो व्यक्ति होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनको बताया गया है, उनको समझेंगे। एक मुंसिफ होता था, मुंसिफ हमने बताया है कौन था, न्यायिक अधिकारी। एक फातेदार होता था, फातेदार इसमें यह बताया गया है जो खजांची होता था, खजाने का ध्यान रखने वाला, खजाने की देखरेख करने वाला या फिर उसका रख रखाव करने वाला, वो कौन है, फातेदार। एक शिकदार होता था, शिकदार हमने पहले ही बताया है क्या है, एक प्रमुख अधिकारी है और वो कौन है, सैनिक पद पे रहने वाले हैं। और एक शिकदार था, दो कारकुन थे। कारकुन कौन है, जो राजस्व रिकॉर्ड रखते थे, क्लरिकल पोस्ट थी एक, खेतों किसानों इन सभी का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। कौन है ये, कारकुन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इकाई ऐसी है या फिर ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके द्वारा शेरशाह सूरी के समय में किसानों और खेतों का हिसाब किताब या फिर रिकॉर्ड रखा जाता था। तो उसमें से ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, कारकुन, ठीक है। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन के अगर हम बात करें, शेरशाह ने अपने शासनकाल में किसी भी प्रकार का ग्राम प्रशासन में बदलाव नहीं किया था, ठीक है। जैसा मुगलों ने चला रखा था या फिर उससे पहले चला हुआ था वो सेम का सेम ऐसे ही रहता है। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, सबसे पहले हम प्रधान या फिर कह सकते हैं कि मुखिया, दूसरा वहां पर जो चौकीदार है वो, और तीसरा पटवारी। ये प्रमुख तीन माने जाते थे। प्रधान के लिए क्या काम होता था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था बनाए रखना। जो चौकीदार होता था वो उसके आदेशों की पालना गांव में मनादी के रूप में कराता था। और पटवारी जो होता था वो जमीन की देखरेख करता था कि किसका कितना पट्टा है, ठीक है। साम्राज्य में सूबे, इकता, सरकार, जिला और परगना और गांव हुआ करते थे, ठीक है। ये इकाई बताइए साम्राज्य में क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं कि स्थान की। फिर हम बात करते हैं आय के जो मुख्य स्रोत है। आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से थे, इसमें चार मुख्य स्रोत देखने को मिलते हैं। पहला लगान, लगान में जो बात बताई गई है, आय का मुख्य वित्तीय स्रोत लगान हुआ करता था, ठीक है। लगान जिसको हम टैक्स बोल सकते हैं, कर बोल सकते हैं, लगान किसानों पर लगाया जाता था। किसानों से प्रत्यक्ष कर के रूप में ये लिया जाता था। तीसरा पॉइंट इसमें नकद और अनाज के तौर पर इसे लिया जा सकता था, मतलब इसको कैश भी ले सकते थे और फसल के रूप में भी एक्सेप्ट किया जा सकता था, ठीक है। दूसरा व्यापारिक कर, किसी भी प्रकार से अगर आपको बाजार में सामान खरीदना या बेचना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, व्यापारिक कर देना पड़ेगा। फिर है टकसाल कर, कुछ भी किसी भी कारखाने का कर जो होता था वो टकसाल कर था इस समय पर। लावारी संपत्ति कर, अगर कोई संपत्ति ऐसी ही पड़ी है और उस पर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए कि भाई आप इस पे काम कर सकते हो, खेती कर सकते हो, फिर कोई किसी भी अन्य प्रकार का काम कर सकते हो, तो उस व्यक्ति से वो क्या किया जाता था, कर लिया जाता था लावारिस संपत्ति पर कर, ठीक है। फिर हम देखते हैं शेरशाह द्वारा भू राजस्व में काफी बदलाव किए गए, काफी सुधार किए गए। शेरशाह ने भूमि के उत्पादन के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया, ठीक है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, पहला हम देखते हैं अच्छी भूमि, दूसरा देखते हैं मध्यम भूमि और तीसरा खराब या फिर बेकार भूमि, ठीक है। शेरशाह ने लगान वसूली की भी तीन प्रणाली अपनाई थी। जब शेरशाह ने भूमि का विभाजन किया तो साथ में क्या किया, लगान की भूमि को तीन प्रणाली में
विभाजित किया, 3 प्रणालियां ऐसी बनाई जिसके आधार पर वो लगान की वसूली करता था। पहला गल्ला बख्शी या फिर इसको बटाई प्रणाली कहते थे। इसमें फसल को सीधे हिस्सों में बांट लिया जाता था कि जितनी भी फसल हुई है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया जाता था और फिर जो सरकार होती थी या फिर शासक होता था, शासक और किसान के बीच में उसका बंटवारा किया जाता था। किसान और राजा के बीच उपज का बंटवारा होता था। फिर हम बात करते हैं दूसरा नसक या मुक्ताई प्रणाली। इसमें अनुमान के आधार पर लगान लिया जाता था। एक अनुमान लगा लिया जाता था कि इस क्षेत्र से इतनी उपज होगी और इतनी उपज का इतना टैक्स बनता है। वो फिर क्या किया जाता था, वो मुखिया को बता दिया जाता था और मुखिया पूरे के पूरे गांव से वो टैक्स कलेक्ट करता था उनकी भूमि के अनुसार, अनुमान के अनुसार। ठीक है, मुखिया के जरिए वसूली की जाती थी। फिर हम बात करते हैं नकदी या फिर जब्ती। इसमें क्या होता था कि जमीन का माप और उसका औसतन उपज का आधार बनाया जाता था। लगान नकद के रूप में लिया जाता था, मतलब कैश पेमेंट इसमें ली जाती थी। फिर आगे क्या होता है, जब अकबर का समय देखने को मिलता है तो अकबर के समय में हम ये क्या देखते हैं कि ये जो प्रणाली है ये ज्यादा विकसित बनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की हमारी ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।